गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर को। नया मंथ है 1 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए इसका PDF अवेलेबल है। चलिए बिना देर किए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुए? तो देखिए ये तीनों ही कानून प्रभावी हुए हैं आज से, मतलब 1 जुलाई 2024 से। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को, क्रिमिनल लॉ को लागू किया गया है, प्रभावी किया गया है। ये तीनों कानून हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। देखिए लोकसभा ने 20 दिसंबर को लास्ट ईयर इन्हें पास किया था, फिर राज्यसभा में 21 दिसंबर को इन्हें पास किया गया था और इन तीनों कानूनों पर राष्ट्रपति की अनुमति 25 दिसंबर को प्राप्त हुई थी। अब जाकर इन तीनों कानूनों को 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू किया गया। देखिए ये जो तीनों कानून हैं स्थान किसका लेने वाले हैं? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 का स्थान लेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। ये तीनों ही कानून पुराने देखिए अंग्रेजों के शासनकाल से चल रहे थे, अब इनमें चेंजेस किया गया है। देखिए इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर डेटा को पढ़ लेना एक बार, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। हम आगे आते हैं। देखिए सारे प्रावधान तो मैं आपको नहीं बता सकता, सारे क्रिमिनल लॉ के प्रावधान क्या क्या है इन पर तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल लॉ में IPC वगैरह में क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए नए कानून के तहत अब जो राजद्रोह वर्ड है वो देशद्रोह कहा जाएगा। धारा 173 के सब क्लॉज 1 में EFIR की भी सुविधा आम नागरिकों को दी गई है। पहले देखिए जो ठगी करते थे, धोखाधड़ी करते थे, उनको कहा जाता था 420। क्यों? क्योंकि ये धारा थी 420 के नाम से। अब ये धारा हो गई है 316। तो अब जो मूवीज बनेगी उसमें अरे ये 420 ही कर रहा है ये नहीं कहा जाएगा, बल्कि 316 कर रहा है ये बोल सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मजाक था। तो 420 धारा को बदला गया है और इसे किया गया है 316। महिलाओं और 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ अगर रेप होता है तो फिर अपराध करने वाले को उम्र कैद या फांसी की सजा भी दी जा सकती है। तो ये सारे प्रावधान नए कानूनों में हैं। देखिए ये हमारा आज का फोकस क्वेश्चन था फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको इजीली ये बता देता हूँ कि नए कानून या कोई भी कानून पास कैसे होता है, बिल कैसे बनता है। वैसे पॉलिटी में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन इजीली यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ के बारे में मेंशन कर देता हूँ। आज इसे फोकस क्वेश्चन के तौर पर लीजिएगा। डिटेल समझते हैं कि कोई बिल कानून कैसे बनता है या फिर कानून कैसे लाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो कैबिनेट होती है, जो मंत्री परिषद होती है, उनको रियलाइज होता है, उनको इस चीज़ की फील आती है कि भैया कोई नया कानून बनाना है। तो वो क्या करते हैं, उस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए जो सिविल सेवक होते हैं उनको बोल देते हैं। जो भी उनकी बॉडी होती है कैबिनेट की, मिनिस्ट्री को सलाह देने वाली जो भी बॉडी है, जो भी सिविल सर्वेंट हैं, IAS वगैरह जो भी है, उनको दे देती है कि भैया आप मसौदा तैयार करो बिल का। अब वो जो सिविल लॉबी है, जो सरकारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, वो एक बिल को तैयार करते हैं उस कानून से रिलेटेड जो चाहिए और ये भेज देते हैं कैबिनेट को प्रस्ताव के रूप में। अब कैबिनेट उस बिल को पढ़ता है और अगर कुछ भी चेंजेस है तो उस चेंजेस को करता है। चेंजेस होने के बाद कैबिनेट जो है या मंत्री परिषद जो है वो बिल को रखवाती है कहाँ पर, कैबिनेट में पास हो गया, ये बिल भेजा जाता है पार्लियामेंट में रखने के लिए, संसद में रखने के लिए भेजा जाता है। अब संसद के किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इस बिल को प्रस्तुत कर दिया जाता है। अगर लोकसभा में आया है तो सभी को कॉपी दी जाएगी बिल की, बहस की जाएगी और जिस भी मंत्रालय से संबंधित कानून है उस मंत्रालय का मंत्री उस पर जवाब देगा। ये इजीली प्रोसेस हो जाती है। फिर जैसे लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा में वोटिंग हुई, अगर वो बिल पास हो जाता है बहुमत के द्वारा तो उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा
और अगर राज्यसभा में आया था तो पास होने के बाद भेजा जाएगा लोकसभा में। दोनों हाउसेस में जब वो बिल मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो उसे भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। इसे कहा जाता है हस्ताक्षर, मतलब सिग्नेचर के लिए। अब प्रेसिडेंट जब बिल पर सिग्नेचर करेंगे, समझना, तो उनके पास भी कुछ पावर है, जैसे बिल पर साइन कर दे या फिर वीटो लगा दें, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दें। ये सारे पावर होते हैं राष्ट्रपति के पास किसी भी बिल पर। लेकिन यहाँ पर समझिएगा कि अगर राष्ट्रपति ने किसी भी बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा और वो वापस आता है राष्ट्रपति के पास दोनों हाउसेस में पास होने के बाद, तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट साइन करने के लिए बाध्य हैं। अगर प्रेसिडेंट फाइनली बिल पर साइन कर देते हैं तो वो बिल बन जाता है कानून। ये इजीली प्रोसेस मैं आपको काफ़ी बार पॉलिटी में बता चुका हूँ, यहाँ पर मैंने एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था। अब आ जाइए आज का ऑफर ऑफ द डे मैं आपको दे देता हूँ। एक्चुअल में देखिए, जो आज का ऑफर ऑफ द डे है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक्चुअल में ये ऑफर ऑफ द वीक है। मतलब यहाँ पर आपको ये जो ऑफर आप देख रहे हैं ये पूरे वीक के लिए अवेलेबल है। देखिए, एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम आने वाली है, 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एसएससी सीजीएल में जो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, जो भी मटेरियल हेल्प कर सकता है, जो भी टेस्ट सीरीज़ हेल्प कर सकती है, जो भी कोर्स हेल्प कर सकता है, वो सभी यहाँ पर आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आज के ऑफर ऑफ द वीक में देखने को मिलने वाला है। पूरे वीक आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस आपके रखे हुए हैं ताकि आप सीरियस हों और अपनी एग्ज़ाम को क्रैक करें। देखिए, एसएससी टारगेट बैच, सीजीएल टेस्ट सीरीज़, सीएचएसएल टेस्ट सीरीज़, कैलकुलेशन बूस्टर जो कि मैथ्स का है, मैथ्स अर्थमेटिक और एडवांस का कोर्स, एमटीएस की टेस्ट सीरीज़, 70 आवर्स मैथ्स का कोर्स, रीजनिंग, इंग्लिश फुल कोर्स, ये आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको अवेलेबल है। एक्चुअल में टोटल 14 कोर्स पर आपको यहाँ पर देखिए ऑफर दिया गया है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की पीडीएफ, ईयरली करंट अफेयर का पैकेज लेना चाहते हैं, एसआईपी लेना चाहते हैं जो कि आपकी 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का एक पैकेज है, तो ये सभी आप ऑफर ऑफ द वीक में ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्ट अगर रूट पर जाकर इन्हें बाय करना चाहते हैं तो रूट पर भी आपको सभी की प्राइस यही मिलेगी एज इट इज़, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताई है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा आप सभी के लिए मौका है, जितने भी स्पेशली एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो आप अवेल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली रूट एप्लीकेशन से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी गई है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भारत के विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। देखिए, विदेश सचिव एक्चुअल में होता क्या है, काम क्या करता है, पहले इसकी बात करते हैं। तो विदेश मंत्रालय का एक प्रशासनिक प्रमुख होता है विदेश सचिव। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत नीति से संबंधित, प्रशासन से संबंधित सभी मामले पर विदेश मंत्री के सलाहकार के रूप में काम करता है एक विदेश सचिव। तो इस तरह से भारत का हाल ही में नया विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया। इनके पहले इस पद पर विनय मोहन क्वात्रा थे। इनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद अब विक्रम मिस्त्री भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। विक्रम की बात करें तो ये 1989 बैच के एक आईएफएस अधिकारी हैं। 2022 में इन्हें एनएसए सचिवालय में नियुक्त किया गया था और अब इन्हें भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। देखिए, भारत के पहले विदेश सचिव की बात करें तो ये केपीएस मेनन सीनियर हैं। इन्हें भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वर्तमान में कौन है, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। तो ये हैं विक्रम मिस्त्री। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? तो देखिए, पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है हाल ही में डेनमार्क ने, जो कि एक यूरोपीय देश है। तो आंसर डेनमार्क हो गया। यूरोपीय देश डेनमार्क दुनिया का पहला देश है जिसने अपने यहाँ पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये टैक्स क्या है, पशुधन उत्सर्जन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पशुधन मतलब गाय, भेड़, सुअर, ये मीथेन उत्सर्जन करने के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ये सभी जो पशु हैं, पशुधन हैं,
ये मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि में योगदान देने वाली सबसे प्रमुख गैसों में गिनी जाती है मीथेन। अब देखिए डेनमार्क ने क्या किया है कि अपने यहाँ पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके तहत देखिए 2030 में इसे लागू किया जाएगा डेनमार्क में। 2030 में वहाँ के जो पशुपालक हैं उनसे प्रति टन 120 क्रोन वसूले जाएंगे टैक्स के नाम पर, जो कि ऑलमोस्ट $17 होते हैं। और 2035 से इस टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा और इसे कर दिया जाएगा 300 क्रोन, जो कि ऑलमोस्ट होते हैं $43। तो इस तरीके से 2030 में टैक्स को लागू किया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि अभी घोषणा कर दी और 2030 में टैक्स वसूलना शुरू करेंगे, चाहते क्या है डेनमार्क वाले? तो देखिए डेनमार्क चाहता है कि 2030 तक वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम कर सके। ये लक्ष्य है डेनमार्क का। तो अभी से सारे पशुपालक इससे सबक लें और अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करें। इसीलिए पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स को लगाने की घोषणा की है किसने? डेनमार्क ने। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये टैक्स क्या है, क्यों लगाया जा रहा है। तो डेनमार्क पहला ऐसा देश है जो कि इस टैक्स को लगाने वाला है। अब आ जाइए यहाँ पर हम कैजुअली डेनमार्क की बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एक यूरोपीय देश है जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और डेनिश क्रोन यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विमोचन किया। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए वेंकैया नायडू का आपने नाम सुना होगा, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू के जीवन पर वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस नाम की जो बुक है वो लिखी है एस नागेश कुमार ने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर ए। 30 जून को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर, उनकी जो जीवन की यात्रा रही है, उपराष्ट्रपति के रूप में उनके क्या अनुभव रहे हैं, इन सभी के ऊपर एस नागेश कुमार की बुक का विमोचन किया। वैसे देखिए इस तरह की 3 बुक का विमोचन किया है भारत के पीएम ने। एक है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस एस नागेश कुमार की। सेकेंड है महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, संजय किशोर की बुक है। सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एस 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सुब्बा राव के द्वारा लिखी गई। तो ये तीनों ही बुक देखिए वेंकैया नायडू से संबंधित है। तो इनका हाल ही में विमोचन किया है भारत के पीएम ने। आपको यहाँ पर मैं एक कैजुअल फैक्ट बता देता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। भारतीय संविधान का आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। देखिए 2017 से लेकर 2022 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। आंध्र प्रदेश इनका जन्म स्थान है, मतलब आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनकी सेवाओं के लिए इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है इसी साल 2024 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फैक्ट को स्पेशली नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो वेंकैया नायडू जी से जितने भी फैक्ट थे, इनकी जो बुक्स थी वो सारी क्लियर हो जाती है। तो हम आगे आएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चर्चित रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? रायमोना नेशनल पार्क की बात करें तो ये देखने को मिलेगा आपको असम राज्य में। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी सुर्खियों में क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। तो असम में स्थित रायमोना नेशनल पार्क में मेनलैंड सीरो की मौजूदगी दर्ज की गई है। मतलब मेनलैंड सीरो की एक जो पशु है ये देखने को मिला है, एक सिंगल पशु देखने को मिला इस प्रजाति का, मेनलैंड सीरो है। क्या इसकी बात करें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप या फिर पूर्वी एशिया में बकरी से मिलता जुलता एक स्तनधारी पशु है जिसे नाम दिया गया है क्या? मेनलैंड सीरो। एक्चुअल में भारत में ये देखने को नहीं मिलता, रेयर ही कहीं देखने को मिलता है, पर अब ये देखने को मिला है, डिटेक्ट किया गया है रायमोना नेशनल पार्क में। कहाँ पर है? भारत के असम राज्य में। वैसे यहाँ पर मेनलैंड सीरो की बात करें तो ये IUCN की असुरक्षित प्रजातियों की लिस्ट में भी शामिल है और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिसे 1972 में लागू किया गया था, इसमें भी ये अनुसूची 1 में सूचीबद्ध की गई है जिसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है।
तो ये देखने को मिला है कहाँ पर, तो ये देखने को मिला है रायमोना नेशनल पार्क में, असम राज्य में है और असम का छठा नेशनल पार्क है। जून 2021 में ही इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। देखिए असम में वर्तमान में 7 नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। रायमोना जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह असम के पश्चिम में देखने को मिलता है। मानस, काजीरंगा, ओरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क और डिहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये 7 नेशनल पार्क हमको देखने को मिलते हैं भारत के असम राज्य में। यहाँ पर रायमोना से हमारा क्वेश्चन था, तो ये कहाँ पर है, असम में, जहाँ पर हाल ही में मेनलैंड सीरो की प्रजाति डिटेक्ट की गई है। अब इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा है, यह है पेंच नेशनल पार्क। अगर इसकी लोकेशन देखें तो महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से में और मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में 2 राज्यों में फैला हुआ है पेंच नेशनल पार्क। इसकी विशेषता ये है, अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि वन अग्नि का शीघ्र पता लगाने के लिए हाल ही में यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को शुरू किया गया, एआई प्रणाली को शुरू किया गया है। हाल ही में एआई सिस्टम को लॉन्च किया गया है ताकि पेंच नेशनल पार्क में जो आग लग जाती है, वनों में जो आग लग जाती है, उसे डिटेक्ट किया जा सके। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आपने जंगल बुक के बारे में सुना होगा, मूवी देखी होगी, तो उसका एक कैरेक्टर है मोगली। ये जो कैरेक्टर है ना, ये पेंच नेशनल पार्क से प्रेरित होकर ही लिखा गया है। तो पेंच नेशनल पार्क एमपी और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में संयुक्त रूप से फैला हुआ है। 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पता नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में देखने को मिलती है। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। सुर्खियों में अभी इसलिए है क्योंकि 29 जून को 2024 की अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और 19 अगस्त तक ये अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। अमरनाथ गुफा जहां तक यात्रा जाती है, ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। समुद्र तल से ये गुफा ऑलमोस्ट 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए एक दर्रे से नॉर्मली गुजरना होता है, जिसका यूज़ किया जाता है महागुनस दर्रा। ये भी काफ़ी फेमस है, अमरनाथ यात्रियों को पता होता है इस दर्रे के बारे में, पर आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि कैजुअली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये इजीली हमको यहाँ पर पता चल गया। यहाँ पर अमरनाथ बाबा का आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए आपको नाम से समझ में आएगा, मराठी वर्ड है। तो इस योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की महाराष्ट्र राज्य में। उद्देश्य की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में 21 से लेकर 60 साल की आयु की जितनी भी महिलाएं हैं, उन्हें जुलाई 2024 से 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली है। मतलब 1500 रुपये मंथ, ऑलमोस्ट अगर हम पूरे ईयर में देखें तो 18,000 रुपये होते हैं, 18,000 रुपये सालाना। तो 21 से लेकर 60 साल की सभी महिलाओं को महाराष्ट्र में ये धनराशि प्रदान की जाने वाली है आर्थिक सहायता के रूप में। तो योजना का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार करने वाली है, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई। महाराष्ट्र की अदर 2 स्कीम्स आप याद रख सकें तो इन्हें याद रखिएगा। एक लेक लड़की योजना, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। गरीब परिवार की बालिकाओं को एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, इसके तहत देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है, 5 सदस्यों वाले परिवार को हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाते हैं। ऐसी एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी है जो कि सिलेंडर से ही संबंधित है, लेकिन महाराष्ट्र में यह है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। तो इन दोनों को भी याद रखिए, महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की? तो हाल ही में देखिए 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट मतलब 29th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को जारी किया है आरबीआई ने। आंसर हो जाएगा आरबीआई। 2008-9 के बाद जो ग्लोबल क्राइसिस आया था फ्रेंड्स,
उसके 3 महीने बाद से ही केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई ये रिपोर्ट जारी करता है, जो कि भारत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। इस साल 2024 में ये 29वीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जो आरबीआई ने हाल ही में जारी की। इस रिपोर्ट में देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मली हम देख लेते हैं। इंटरनली की पॉइंट्स कोई मेंस में ही पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया है आरबीआई के द्वारा कि 2024-25 के अंत तक बैंकों का जो सकल एनपीए है उसके अनुपात और घटेगा और ये 2.5% पर आ सकता है, 2.5% तक आ सकता है। इसके अलावा बैंकों का जो सकल एनपीए है वो मार्च 2024 तक घटकर 12 साल के निचले स्तर मतलब 2.8% पर आ गया है। तो मार्च 2024 तक का ये डेटा इन्होंने कैलकुलेट किया अपनी इस रिपोर्ट में। आप तो केवल इतना याद रखिए कि 29th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो ये जारी की गई है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का केंद्रीय बैंक है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे और वर्तमान गवर्नर कौन है वैसे आप कमेंट में बता ही चुके हो, पर एक बार फिर बता देना कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है और कौन से नंबर के गवर्नर है ये भी बताइएगा। इजी। आगे देखिए, यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। यूरोपियन काउंसिल के हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एंटोनियो कोस्टा। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एंटोनियो कोस्टा को देखिए बधाई दी है। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपियन काउंसिल के हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इनके पहले यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष के पद पर चार्ल्स मिशेल थे। इनका कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ और अब 5 साल के लिए एंटोनियो कोस्टा को यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका जो कार्यकाल है वो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में 1 दिसंबर से इस साल शुरू होगा। किस देश के पूर्व पीएम हैं? तो ये पुर्तगाल के पूर्व पीएम हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली यूरोपियन काउंसिल की बात करें कि ये संस्था क्या है, तो देखिए यूरोपीय संघ के जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेटर के रूप में काम करती है यूरोपियन काउंसिल। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स में। अध्यक्ष के रूप में पुर्तगाल के पूर्व पीएम एंटोनियो कोस्टा को हाल ही में नियुक्त किया गया। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो धर्मपुरी श्रीनिवास जिनका हाल ही में देखिए निधन हुआ है, ये पॉलिटिक्स से संबंधित थे। देखिए राज्यसभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं धर्मपुरी श्रीनिवास। 29 जून को 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये अविभाजित आंध्र प्रदेश में जन्मे हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और 2016 से लेकर 2022 तक राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तेलंगाना बना था तो तेलंगाना विधान परिषद के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे धर्मपुरी श्रीनिवास, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये प्रथम नेता प्रतिपक्ष 2014-15 में रहे तेलंगाना में, राजनीति से संबंधित है और हाल ही में इनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई के सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। सिंपल करंट अफेयर थे सारे ही। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट डे रिवीजन की। लास्ट डे जितने भी करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को दिया गया। हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण किया है ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से। इसके बाद चर्चित नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बेंगलुरु में स्थापित है। भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन स्थापित किया गया है गांधीनगर गुजरात में। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने 2024 से 2027 की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय किया। कब से कब तक? 2024 से 2027 तक। हाल ही में यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। एक बार फिर से इनकी नियुक्ति हुई है जो कि जर्मनी देश से संबंधित है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कपिल देव को नियुक्त किया गया।
हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने यशस्विनी इनिशिएटिव की शुरुआत की? तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी शेफाली वर्मा है। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया। अब आ जाइए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं और फिर मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हमारे कल के क्वेश्चन क्या थे? भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चर्चा में रहा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत 2018 के एंड में की गई थी। 2018 इसका आंसर हो जाएगा। आप कल के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, आप सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। किस संस्था द्वारा इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 को हाल ही में जारी किया गया? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की गई? और थर्ड क्वेश्चन, भारत के किस देश के कॉकेस थुराई बंदरगाह के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।